महेश ट्रेन की जनरल बोगी बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुक कर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रागिनी पर पड़ी। पता नहीं कब उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुराने सस्ती साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी और न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया था? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली थी? महेश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रागिनी की नज़र उस पर पड़ी। नज़रें मिली तो महेश दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं होगी उसके दिमाग में क्या आया। वह सीट से नीचे उतर आया और रागिनी के पास बैठे लड़के से कहा कि वो ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। महेश रागिनी के पास बैठ गया और बैठते ही महेश बोला, रागिनी कैसी हो? रागिनी ने नज़र मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोली कि मैं ठीक हूँ। और आप? महेश बोला, मैं ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली थी, इसी कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी कानपुर जा रही हूँ। माँ वहीं बड़े भैया के पास है, बीमार है, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर महेश बोला, एक बात पूछूं? महेश संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो कुछ नहीं बोली, मगर जब महेश दोबारा नहीं पूछा तो रागिनी ने पूछा, अपने की शादी? महेश ने बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। काफ़ी देर बाद दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे के ऊपर परख रहे हैं। डिब्बे से कुल्फी बेचने वाला आ गया था। महेश बोला, खाओगी? रागिनी ने ना में सिर हिला दिया। महेश ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ भी मैं भी खा लूँगा। जान तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुर्ती है। तो थोड़ा मुस्कुरा ही तो दोनों ने महसूस किया कि वह अपने आंखों से वह आने वाले आंसुओं को समेट का प्रयास कर रही थी। 6 साल से साथ रही थी। जब वो अपने आंसुओं को समझने का प्रयास करती थी तो वैसे मुस्कुराकर महेश दूसरी तरफ देखने लगा तो रागिनी चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। वह सहज होकर बोली, सर, एक शर्त पर खाऊंगी। महेश बोला, क्या शर्त? रागिनी बोली, पैसे मैं दूंगी। महेश कुछ नहीं बोला। फिर रागिनी ने 2 कुल्फियाँ खरीद ली और एक कुल्फी महेश को देते हुए बोली कि मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने का 10,000 मिलते हैं। फिर से खाते हुए बोला, तलाक के समय मैं 30 लाख तो दे रहा था, अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। जबकि तुम बहुत प्रभावशाली हो, इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर मैं ले लेती तो अपनी ज़मीर को क्या जवाब देती? तो मेरा ज़मीर तो कहता कि उसे छोड़कर आई तो उसी के सहारे पल रही हो। महेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम एहसास। तुम तो तलाक लेने के बाद तुम्हें क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया। पीना बिल्कुल छोड़ दिया, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वह सब बुरी है, आज से मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ। आज मेरे भी 2 बच्चे होते हैं, एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। क्या क्या करो। वह बड़ी बच्चों की बात पता चली तो महेश के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सज़ा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ और अब माँ भी नहीं रही। माँ के होने पर रागिनी को बड़ा दुख हुआ और वह बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया? इस बार महेश भावुक होकर बस अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, उन्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी उसे वापस लाओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहू वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। स्टेशन आने वाला था। महेश बोला, वापस कब आओगी? रागिनी बोली, आज रात में रुकूंगी, कल सुबह ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर खड़ी होकर
गई। महेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन वापस जाओगी? रागिनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चल जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। महेश अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ हर सफ़र करना चाहता हूँ। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? रागिनी ऑटो में बैठी हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके जैसे ऑटो आंखों से ओझल हो गया। महेश काम के लिए आया था, मगर रागिनी का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल दिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 9 बजे आ गया। रागिनी 9 की वजह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रागिनी बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। महेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपये टिकट के लिए कुछ कहना मत। रागिनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधे घंटे हैं, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुराई दी और जब भी मुस्कुराती थी महेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई। फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया, मगर इस सफ़र में कुछ खास था। महेश कुछ कहने के लिए तिल मिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी। तो महेश नोटिस कर रहा थी कि रागिनी बस बड़े बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही थी ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से रागिनी के ललाट पर लटकती बालों की एक लड़ी झूम उठती और उसे देखकर महेश के दिल में ऐसा चलता कि यह औरत कभी उसकी ज़िंदगी थी, मगर उसे संभाल कर नहीं रख पाया। महेश की स्थिति से अनजान रागिनी बोली, क्या हुआ, आप सुन क्यों हो गए? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। महेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रागिनी को झटका सा लगा, बोली, फिर मैं क्यों? मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? महेश बोला, मुझे तू चाहिए हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में यह सारी बातें बोला कि रागिनी बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। आगे बोला कि गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे गलतियों का एहसास हो गया और मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर वह रो पड़ा। रागिनी चुप हो गए, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। महेश उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा, ना बातों की वजह बनूंगा। तो जो कहेगी वह करूंगा, प्लीज़ लौट आ। रागिनी ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी नीचे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। महेश ने देखा, रागिनी ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी यहाँ पर यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए। मेरा हमसफ़र लौट आया है और आगे का सफ़र उसी के साथ सेट करना है। थक गई हूँ अब मैं अकेले चलते चलते। कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। महेश बोला, मैं जानता हूँ, वहाँ उतरना ही नहीं था। ज़िंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था। वह वहाँ उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा था। वह अब भी योग महेश के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद करके मन मन मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह।